हेलो एवरीवन, मैं अमित आपके सामने आज लेके आया हूँ क्लास 11 के लिए बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसको बहुत शॉर्ट में इन टॉपिक्स को करेंगे और हम आगे देखेंगे क्या होगा क्लास 11 के लिए बेसिक टर्मिनोलॉजी। चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, बेसिक अकाउंटिंग टर्म में सबसे पहले हम पढ़ेंगे ह्यूमन एक्टिविटीज़। देखिए, ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या है। बीइंग अ ह्यूमन, हम जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, कोई भी एक्टिविटी जो इंसान परफॉर्म करता है उसे क्या बोलते हैं? ह्यूमन एक्टिविटीज। देखिए लिखा है ऑल एक्टिविटीज परफॉर्म बाय ह्यूमन बीइंग। अब ये जो कोई भी इंसान है, ये ह्यूमन एक्टिविटी जो परफॉर्म करता है, इसका बेसिक टारगेट या तो पैसा कमाना होता है या पैसा कमाना नहीं होता है। तो ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिसका बेसिक टारगेट पैसा कमाना नहीं है, मतलब मेन ऑब्जेक्ट नॉट टू अर्न मनी, वी आर नॉट डिजायर टू अर्न मनी, इसमें हम पैसा नहीं कमाना चाहते। हमारा बेसिक टारगेट रहता है सोशल वेलफेयर, समाज का भला हो सके, सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट हो सके, उसके लिए हम ये खर्चा करते हैं। ठीक है, हम चैरिटी करते हैं, चैरिटी मतलब दान वगैरह देते हैं, तो इसमें भी क्या है, ये इसका बेसिक टारगेट पैसा कमाना नहीं होता। ऐसे ही पर्सनल अम्यूजमेंट, अब कोई सिंगर है वो अपना रियाज कर रहा है, या कोई पेंटर है वो अपनी पेंटिंग अपने लिए तैयार कर रहा है, रिहर्सल कर रहा है किसी चीज़ की, तो वो उसके लिए से पेमेंट नहीं मिलता है, तो वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी। इसके अलावा जो पेरेंटल ड्यूटीज होती हैं, आप बीमार पड़ते हैं, आपकी मम्मा जो है आपका इलाज कर रही हैं, आपको बाय द वे मान के चलिए आपकी मम्मा जो आपके लिए रोटी बना रही हैं, आपके लिए, आपका तबीयत खराब है, आपको लुक आफ्टर कर रही हैं, तो उसके लिए उन्हें क्या मिल देते हैं आप? कुछ भी नहीं, उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन अगर यही हमारी मदर हमें खाना बना के घर में खिला रही हैं तो उनका कुछ पेमेंट नहीं मिलेगा उनको। लेकिन अगर वो कहीं कुक होती, कहीं शेफ़ होती, तो उनको खाना बनाने के लिए भी पेमेंट मिलता। तो ऐसे केस में ऐसी कोई एक्टिविटी जिसका बेसिक टारगेट पैसा कमाना नहीं होता है, वो कहलाती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। वेयरएज इसके बाद हम दूसरी साइड देखें तो एक और एक्टिविटी जिसका बेसिक टारगेट पैसा कमाना हो, उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम क्लासीफाई कर सकते हैं पहला एम्प्लॉयमेंट में। एम्प्लॉयमेंट आखिर है क्या? देखिए, अ पेड म्यूचुअल वर्क एग्रीमेंट बिटवीन द रिक्रूटर एंड द एम्प्लॉयर। ध्यान रखना, जो बंदा जिसे काम मिल रहा है और जो उसका रिक्रूटर है, यानी उसे काम देने वाला है, उनके बीच एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है कि मैं आपके लिए काम करूंगा और मेरे काम के बदले में आप मुझे सैलरी या वेजेस देंगे। यहाँ पर जो उसका काम का जो कोड ऑफ कंडक्ट है, मतलब किस डिसिप्लिन में वो काम करेगा, ये सब डिसिप्लिन उसको मालिक बताएगा कि भाई हमारे यहाँ ऐसे ऐसे काम होता है, हमारे यहाँ वर्किंग आवर्स इतने रहते हैं, सैलरी इस तारीख को मिलती है, आपको वीकली वेजेस मिलेंगे या सैलरी मिलेगी, मंथली मिलेगी, एनुअली मिलेगी, जैसा भी है तय किया जाता है। और एम्प्लॉयमेंट के बदले आपको जो रिवॉर्ड मिलता है उसे हम सैलरीज या वेजेस कहते हैं। सैलरीज का मतलब होता है तनख्वाह और वेजेस का मतलब होता है मजदूरी। अब इसके बाद जो अगली बात आती है वो है प्रोफेशन। ये दूसरा टाइप का बिजनेस है, दूसरे टाइप का जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। प्रोफेशन आखिर है क्या? तो देखिए, प्रोफेशन के लिए आपको एक स्पेशल स्किल की, टैलेंट की जरूरत होती है। फिर आपका इसमें कोई एम्प्लॉयर नहीं होता, आप अपने सेल्फ स्किल से कमाते हैं। देखिए लिखा भी हुआ है, रिक्वायरिंग स्पेशल नॉलेज एंड स्किल टू बी अप्लाइड बाय इंडिविजुअल इन देयर ऑक्यूपेशन इज कॉल्ड प्रोफेशन। जैसे एक वकील है, वो लॉ की जानकारी रखता है, एक डॉक्टर है, वो मेडिसिन की जानकारी रखता है, और बाकी जो जानकारी जरूरी होती है बॉडीज के लिए वो जरूरत होती है उसे, तो वो बेसिकली प्रोफेशनल होता है। कोई भी सीए, कोई भी टीचर, कोई भी एमबीए, कोई भी सीएस, कोई भी मैं कहूँगा एक्टर, ये सब लोग प्रोफेशनल्स होते हैं। इनका कोड ऑफ कंडक्ट ये लोग एज पर द डीड, एज पर द एसोसिएशन तय होता है कि भाई बिजनेस की जो एसोसिएशन है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, या प्रोफेशन की जो एसोसिएशन है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा। जैसे अब बाय द वे मान लीजिए सीए की गाइडलाइन सीए इंस्टीट्यूट जारी करता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ऐसे ही सीएस की जो गाइडलाइंस है वो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया जारी करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि एज पर एसोसिएशन को कोड ऑफ कंडक्ट बनाना पड़ता है। आईएमए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो है, वो डॉक्टर्स के लिए गाइडलाइंस तैयार करती है। तो इनका जो रिवॉर्ड होता है उसको फीस या रेम्युनरेशन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, फीस या रेम्युनरेशन। ठीक है, जैसे आपके यहाँ देवी जागरण परफॉर्म करने वाला बंदा आया, तो वो जो काम करेगा उसके बदले उसे रेम्युनरेशन मिलेगा। ही इज नॉट योर एम्प्लॉयड पर्सन कि आप उसे सैलरीज देंगे। ठीक है, अब अगली बात जो आती है वो आती है बिजनेस की। व्हाट इज बिजनेस? देखिए, कॉमर्स में जाना है तो बिजनेस के अंदर तो घुसना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि आपके बिजनेस होता क्या है। तो समझिए, बिजनेस क्या है? स्टेट ऑफ बिजीनेस, किसी काम में बिजी रहना। अब किस काम में बिजी रहे भाई? तो बात ये आती है, तो हम कहेंगे बिजनेस जो है वो दो चीज़ों को शामिल करता है। पहला जो होता है ट्रेड, जैसा बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ गुड्स,
यानी माल का बेचना खरीदना, यानी कि हम जो माल जिस चीज़ में डील करते हैं उसे हम कहते हैं माल। तो उसमें जैसे सोने वाले के लिए सोना, चांदी वाले के लिए चांदी, क्या है उसका माल। तो ऐसे केस में जिस चीज़ में हम लोग डील करते हैं उसका एक्सचेंज करना क्या कहलाता है, ट्रेड। मेरा दूसरा जो होता है वो ट्रेड ऑक्सिलरीज। अब देखिए हम ये डील कर रहे हैं, बाय द वे मान लीजिए अभी गर्मियाँ चल रही हैं, मैं एसी बेचता हूँ। अब ये जो एसी बेचता हूँ तो एसी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले अपना सप्लायर जो है जिससे मैं माल खरीदूंगा, जिससे मैं एसी खरीदूंगा, मैं उसे कम्युनिकेट करूंगा, चाहे मैं इंटरनेट के थ्रू करूं चाहे फ़ोन के थ्रू करूं, तो मुझे कम्युनिकेशन की सर्विसेज चाहिए। अब उसने कहा ठीक है मैं आपके माल को भेज रहा हूं, तो उसके बाद वो जो यूज़ करेगा वो ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करेगा। मतलब वो मुझे ये चीज़ जो है वो ऐसा तो है नहीं कि बाई हैंड मुझे डिलीवर कर दे या किसी और तरीके से करे, तो वो ट्रांसपोर्टेशन का सहारा लेगा जिसके थ्रू वो मुझे माल भेजेगा। इसके बाद रास्ते में माल ख़राब भी हो सकता है तो मुझे इंश्योरेंस की फैसिलिटी चाहिए। अब वो जो माल आया उसे मैं गोडाउन में रखूँगा तो उसके लिए वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी चाहिए। अब अगर बाई वे मेरे को माल बेचना है तो मुझे एडवर्टाइजमेंट की मदद करनी पड़ेगी, एडवर्टाइजमेंट की मदद लेनी पड़ेगी। एडवर्टाइजमेंट के थ्रू मैं अपने चीज़ को लोगों को तक पहुँचाऊँगा कि भाई मेरा ये माल है, आप इसे खरीद सकते हैं। अब मार्केटिंग की सर्विसेज होती हैं, फाइनेंसिंग की सर्विसेज होती हैं, इन सब बैंकिंग सर्विसेज होती हैं। इन सब सर्विसेज को हम लोग ट्रेड ऑक्सिलरीज कहते हैं। और ध्यान रखना किसी भी बिजनेस को यानी किसी ट्रेड की स्मूथ रनिंग के लिए ट्रेड ऑक्सिलरीज की मदद लेना जरूरी होता है, उसके बिना काम नहीं चलता। ठीक है ना। इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि बैंकिंग भी शामिल होता है। ठीक है, बैंकिंग के अलावा अगर मैं आपसे कहूँ तो मार्केटिंग भी शामिल होता है। तो और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि ट्रेड ऑक्सिलरीज में शामिल होते हैं, बहुत सारी सर्विसेज हैं। तो ट्रेड और ट्रेड ऑक्सिलरीज को मिला के कंबाइंड ऑल टुगेदर हम इनको कहते हैं बिजनेस। अब मेन बात ये आती है कि जब आप बिजनेस की बात कर रहे हैं तो बिजनेस की टर्मिनोलॉजी भी अलग है। जैसे अब आप गौर करिए, कंप्यूटर चलाना है तो कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी अलग होती है। कंप्यूटर के लिए आपको बेसिक है, पाइथन है, जावा है, सी प्लस प्लस उसकी लैंग्वेजेस सीखनी पड़ती हैं, तभी जाके कंप्यूटर आप चला पाते हैं, ऑपरेट कर पाते हैं। सिमिलरली बिजनेस की जो लैंग्वेज है उसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग इज लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग इज नथिंग बट लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। व्यापार की भाषा जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग को समझने से पहले हमें उसकी भाषा के टर्म भी सीखने पड़ेंगे जो हम शामिल करते हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में। तो ये सब ह्यूमन एक्टिविटीज़ के अंदर था। अब बात आती है हमारी वो ये कि ट्रांजेक्शन क्या है। देखिए ट्रांजेक्शन यानी कि लेन देन। लेन देन क्या, जनरली आप सोचिए आपके बिजनेस चला रहे हैं, जिस प्रोडक्ट में डील करते हैं उसे खरीद के लाएं, उसे बेच दें, ये सब ट्रांजेक्शन है। तो ट्रांजेक्शन को डिफाइन करते हैं हम अगर, तो हम कहेंगे अ पीस ऑफ बिजनेस दैट इज डन बिटवीन पीपल। एक बिजनेस का वो टाइप जो दो लोगों के बीच हो, यानी बाइलेटरल हो, दो तरफा हो, और कोई भी एक्टिविटी जिससे कोई फ्लो यानी चेंज आता हो। चेंज किस में आएगा, चेंज आएगा असेट में, लायबिलिटी में। एक असेट्स होती है, एक लायबिलिटी होती है और एक होती है कैपिटल। इनमें चेंज आएगा। देखिए बाकी तो हम डिटेल में हम कल की क्लास में पढ़ेंगे कि असेट, लायबिलिटी और कैपिटल क्या है, लेकिन आज हम ये जानते हैं इनके बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी ताकि हमारा काम चलता रहे। तो पहली जो बात है वो है असेट्स। ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारे पोजीशन में हो, जो हमारे कंट्रोल में हो, जो हमारे ओनरशिप में हो, जिसमें फ्यूचर बेनिफिट भी शामिल हैं। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं असेट्स। जैसे अब मान लीजिए मेरे पास बिजनेस की मैंने कार है, तो वो कार मेरी बिजनेस की असेट्स है। जिस बिल्डिंग में बिजनेस कर रहा हूँ और बिल्डिंग की असेट्स है, क्योंकि मैं उसे यूज़ कर सकता हूँ, उसे बेच सकता हूँ, उससे फ्यूचर बेनिफिट जनरेट कर सकता हूँ। सिमिलरली लायबिलिटी, हमारे बिजनेस में जो पैसा किसी को भी आउटसाइडर को पे करना है वो लायबिलिटी होता है। और कैपिटल, बिजनेस के मालिक ने बिजनेस में जो अमाउंट एम्प्लॉयड किया है आउट ऑफ हिज वेल्थ, इट इज नोन एज कैपिटल। तो ये तीन बेसिक टर्म मैंने कहा किसी भी ट्रांजेक्शन से इनमें चेंज आता है, असेट, लायबिलिटी या कैपिटल में। अब ट्रांजेक्शन के लिए आपको ह्यूमन एफर्ट करने पड़ते हैं। आप देखिए मुझे वो एसी मंगवाने थे, तो मैंने क्या किया, पहले जो सप्लायर था उसको कॉल किया, उसे कहा कि भाई तो आप माल भेजो मेरे को, तो कम्युनिकेशन करना पड़ा मुझे उससे। फिर उसने माल भेजा तो ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है, स्टोरेज है, वेयर हाउसिंग है, बैंकिंग है, सब जगह मेरे को ह्यूमन एफर्ट लगाने पड़े या उसको लगाने पड़े। ठीक है, अब जो ह्यूमन एफर्ट लगेंगे उसका रिवॉर्ड क्या होगा वो हम आगे देखते हैं। लेकिन पहले क्या होगा, जैसे देखिए मैंने कोई माल 500 रुपये का परचेज किया, तो ये एक ट्रांजेक्शन है। सिमिलरली मैंने उस माल को 700 का बेच दिया, तो ये भी एक ट्रांजेक्शन है। अब ट्रांजेक्शन जो होते हैं बेसिकली दो टाइप के होते हैं।
एक होता है नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और एक होता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन वो जिसमें कि दो अकाउंट के बीच कोई ट्रांसफर ना हो, ठीक है, मतलब कोई चेंज ना आए। अब नाउ द क्वेश्चन राइजेस व्हाट इज अकाउंट। तो देखो, अकाउंट इज द सिस्टमैटिक समरी ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और एन आइटम एट वन प्लेस। एक ही जगह पर किसी भी इंसान या आइटम से रिलेटेड सारी जानकारी होना वो अकाउंट कहलाता है, ठीक है। इसको भी हम लोग अपनी अगली क्लास में ही कवर करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल जो बेसिक टर्म्स है उनको कवर कर रहे हैं। तो ध्यान रखना, जैसे अगर हम बैंक में जाते हैं और बैंक में कहते हैं कि भाई हमें अपना पिन नंबर चेंज करवाना है, जो हमारा पिन नंबर है, OTP जिसके थ्रू आते हैं या जो चीज़ हम कहेंगे कि जिसके हमारा मोबाइल ऑपरेट होता है या अकाउंट ऑपरेट होता है, उस पिन नंबर को चेंज करने की रिक्वेस्ट करें तो उसके लिए वी डोंट हैव टू पे मनी। तो वो जो है वो क्या है, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। जबकि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, कैश ट्रांजेक्शन, भाई सीधी बात है, नगद लेन देन। सामने वाली पार्टी आए, हम उसे कहेंगे भाई ठीक है इतना रुपया दो, हम आपको इतना माल दे देंगे, तो वो नगद ट्रांजेक्शन यानी कैश ट्रांजेक्शन। लेकिन अगर सामने वाली पार्टी उस समय कैपेबल ना हो तो वो मांग सकती है कि भाई आप हमें 5 दिन की, 10 दिन की या 2 दिन की या 1 महीने की या कुछ भी टाइम की उधारी दे दीजिए, और हम उस बात से उधार परचेज करते हैं, हम सेल कर देते हैं उस चीज़ को, तो वो क्या होगा, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अगर कोई ट्रांजेक्शन बिजनेस और बिजनेस के मालिक के बीच है, ध्यान रखना, बिजनेस और बिजनेस के मालिक के बीच, जैसे मालिक ने कैपिटल लगाई है या जो पैसा बिजनेस से निकाला है उसे बोलते हैं ड्रॉइंग्स, तो ये सब क्या है, इंटरनल ट्रांजेक्शन। तो ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन जो बिजनेस और बिजनेस के मालिक के बीच हो, जिसमें कोई आउटसाइड पार्टी इन्वॉल्व ना हो, केवल इंटरनल यूजर्स ही शामिल हो, उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनल ट्रांजेक्शन। लेकिन वो सभी ट्रांजेक्शन जिसमें बिजनेस और आउटसाइडर, ध्यान रखना कि जो इंटरनल ट्रांजेक्शन होता है ये बिटवीन बिजनेस एंड ओनर होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन की, तो एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन जो होता है वो बिटवीन बिजनेस एंड आउटसाइडर होता है। जैसे बाइनरी में मैंने आपसे बताया कि कोई माल बेचना, माल खरीदना, अपने एम्प्लॉय को सैलरी देना, ठीक है, सरकार को टैक्सेस देना, जिससे मनी बोरो किया उनको इंटरेस्ट पे करना, ये सब क्या है, एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन। तो देखिए जो ट्रांजेक्शन है इनके लिए आपको ह्यूमन एफर्ट, मैंने क्या कहा, ह्यूमन एफर्ट करने पड़ते हैं। माल को बेचने के लिए, खरीदने के लिए आपको एफर्ट करने पड़ेंगे। अब जब हम बात करते हैं ट्रांजेक्शन की, तो यहाँ पर एक बात भी और आती है कि इवेंट क्या है आखिर, इवेंट क्या है, क्योंकि ट्रांजेक्शन का जो रिजल्ट होता है उसको हम कहते हैं इवेंट। तो देखिए इवेंट क्या है, कंक्लूजन या कॉन्सिक्वेंस या रिजल्ट ऑफ, देखिए रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंस या कंक्लूजन ऑफ ट्रांजेक्शन। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया था कि गुड्स परचेज किया था ₹500 का, देखिए परचेज किया था, और गुड्स सोल्ड किया था, ये वाला जो माल था इसको बेचा था हमने ₹700 में। तो ये भी ट्रांजेक्शन है और ये भी ट्रांजेक्शन है, और रिजल्ट क्या निकला 200। ये जो है वो इवेंट है, इवेंट यानी कि प्रॉफिट। तो देखिए ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें ह्यूमन एफर्ट इन्वॉल्व होते हैं, इट इन्वॉल्व्स नो ह्यूमन एफर्ट। ध्यान रखिएगा यहाँ पर कोई भी ह्यूमन एफर्ट शामिल नहीं होता है। ट्रांजेक्शन में ह्यूमन एफर्ट लगते हैं जबकि इवेंट में कोई ह्यूमन एफर्ट नहीं लगता है। ध्यान रखना, किसी भी बिजनेस को आप चला रहे हो, वहाँ पर होने वाला प्रॉफिट, कोई भी लॉस या साल के एंड में बचने वाला माल, जैसे हम लोग स्टॉक कहते हैं, ये सब इवेंट ही होते हैं। तो हमें इस बात को कंक्लूड कर लेना है कि ट्रांजेक्शन का जो रिजल्ट है वो क्या है, इवेंट। और इवेंट बेसिकली 4 तरह के होते हैं वैसे तो, प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होता है, और क्लोजिंग स्टॉक होता है या स्टॉक होता है। लेकिन फिलहाल हम अभी बिगनिंग कर रहे हैं अपने टॉपिक की, तो इसलिए हम लोग क्या करें, हम लोगों ने ये देखा है कि यहाँ पर केवल 3 चीज़ें कवर की गई हैं, प्रॉफिट, लॉस और स्टॉक। तो डे टू डे एक्टिविटी विच मेक्स फ्लो इज नोन एज ट्रांजेक्शन। और ट्रांजेक्शन का जो क्लासिफिकेशन है वो 2 तरह से, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। अब जब क्लासिफिकेशन हम करते हैं तो यहाँ देखना पड़ता है कि जो नॉन फाइनेंशियल है उसमें मनी का कोई फ्लो नहीं होता, जैसे पिन चेंज वगैरह करवा रहे हो या कोई आप ATM से जाके कोई बैलेंस चेक करने के लिए जा रहे हो, पर्ची निकलवा रहे हो, तो वो क्या है, वो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। सिमिलरली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, कैश ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, नगद उधार हो सकते हैं, बिजनेस और बिजनेस के मालिक के बीच इंटरनल हो सकते हैं, बिजनेस और बाकी लोगों के बीच एक्सटर्नल हो सकते हैं। इन सभी ट्रांजेक्शन का जो कंक्लूजन निकलता है उसको हम बोलते हैं इवेंट। बस ये ध्यान रखिएगा कि ट्रांजेक्शन में आपको ह्यूमन एफर्ट करने पड़ते हैं और इवेंट विदाउट ह्यूमन एफर्ट हो जाता है। तो अब इसके बाद जो हमारा अगला टर्म है वो जो है वो है गुड्स। जैसे मैंने आपको बताया था, उसको हिंदी में बोलते हैं माल। जिस कमोडिटी में हमारा बिजनेस डील करता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं माल। देखिए लिखा था कमोडिटी इन विच एनी बिजनेस यूनिट डील्स, या मैं कहूँ ऑल थिंग्स, ऑल मटेरियल एंड टेंजिबल थिंग्स विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। वो सभी
टेंजिबल मटेरियल थिंग जो कि ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करती है, उनके डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन में यूज़ की जाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? गुड्स। जैसे मैंने आपको बताया कपड़े वाले के लिए कपड़ा क्या है? माल। जूते वाले के लिए जूता क्या है? माल। गोल्ड वाले के लिए गोल्ड क्या है? माल। अच्छा, जो स्टेशनरी वाला होता है वो स्टेशनरी आइटम बेचता है, बुक्स कॉपीज बेचता है, तो वो उसके लिए क्या है? माल। तो जिस चीज़ में हम लोग डील करते हैं, एक कॉलोनाइजर है, कॉलोनाइजर जिस घर में रहता है उसे बेचता नहीं है, उसे लंबे समय तक यूज़ करता है। तो वो जिस घर में रहता है उसकी बिल्डिंग, जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, ठीक है, यहाँ वो जिसमें बिजनेस कर रहा है, वो उसकी असेट्स है। लेकिन अगर वो बिल्डर बिल्डिंग बना के बेचता है, तो जिन साइट्स को बना के बेचता है, जिन बिल्डिंग को या जिन टावर को बना के बेचता है, वो उसका माल होते हैं, यानी कि गुड्स होता है। अगला जो पॉइंट है वो है सर्विसेज। देखिए, ऑल नॉन मटेरियल, ध्यान रखिएगा, नॉन मटेरियल इंटेंजिबल थिंग्स जो ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करें, ये इंटेंजिबल होती है, इनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, तो उनको हम कहते हैं सर्विसेज। जैसे सर्विसेज ऑफ अ डॉक्टर, सर्विसेज ऑफ अ टीचर, सर्विसेज ऑफ अ सीए, ये सब क्या है? इंटेंजिबल है। देखिए, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आपको जो भी मैं चीज़ समझा रहा हूँ, आप मेंटल सेटिस्फेक्शन ले सकते हैं कि हमें वो चीज़ समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, तो आप इसको फील कर सकते हैं। मतलब आपको जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप, अगर कोई स्टोरेज नहीं है आपके पास, तो आप उसे कैसे सेव करेंगे? तो ना आप देख सकते हैं, ना आप छू सकते हैं मेरे मुंह से निकले हुए वर्ड्स को, लेकिन आप इसे फील कर सकते हैं कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि सर्विसेज जो होती हैं वो इंटेंजिबल होती है, लेकिन ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करती हैं। अगली बात, रिसोर्स। गुड्स या सर्विसेज को अगर हम बिजनेस के लिए यूज़ करें, प्रोडक्शन हाउस के जो होते हैं वो गुड्स या सर्विसेज को प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं, तो उस समय पर उन गुड्स एंड सर्विसेज को गुड्स एंड सर्विसेज ना कह के रिसोर्स कहते हैं। लेकिन अगर हमने गुड्स एंड सर्विसेज जो ली हैं उनको हम बेच दें, तो मार्केट में प्रेजेंट करते हैं सेल के लिए, तो उनको कहा जाएगा कमोडिटीज। कमोडिटीज मतलब वो आर्टिकल जो बाजार में बेचने के लिए लाए गए हैं, ठीक है। अब अगली जो बात आती है वो है रेवेन्यू। देखिए, रेवेन्यू क्या है? किसी भी कमोडिटी को जिसमें हम डील करते हैं उसे हम बेच दें, तो बेचने से जो पैसा मिलेगा उसे कहते हैं रेवेन्यू। रेवेन्यू को हम लोग सेल्स रेवेन्यू भी कहते हैं। अब बात करते हैं सेल्स रेवेन्यू की, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जैसे बाई में मान के चलिए कोई माल मैंने 1000 रुपये का बेचा है, तो ये 1000 में मेरा क्या है? रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब सेल्स रेवेन्यू। अब ये जो माल मैंने बना के बेचा है, या तो मैंने खरीदा होगा या बनाया होगा, तो खरीदने या बनाने में जो खर्चा आता है उसे बोलते हैं जो कॉस्ट। तो कॉस्ट मान लीजिए उसकी है ₹900। तो वी कैन कंक्लूड, हम एक कंक्लूजन लगा सकते हैं कि भाई देखिए, ये एक ट्रांजेक्शन था, ये एक ट्रांजेक्शन था, 100 रुपये का इवेंट, यानी क्या हो गया? प्रॉफिट। ये क्या? इवेंट। अब ध्यान रखिएगा कि ये प्रॉफिट जो है, इसको प्रॉफिट ना कहकर पहले मैं कहूँगा इनकम है। तो इनकम क्या है भाई? रेवेन्यू में से कॉस्ट घटा तो इनकम निकलती है, और अगर रेवेन्यू ज़्यादा नहीं है, कॉस्ट ज़्यादा है, तो वहाँ पे लॉस होगा। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर ये जो इनकम है, अगर ये गुड्स को बेचने के रेफरेंस में है, तो उसको हम कहते हैं प्रॉफिट, और अगर ये किसी असेट्स को बेचने के रेफरेंस में है तो उसको कहते हैं गेन। ठीक है, यहाँ पर मिस इंटरप्रिटेशन हो जाता है कई लोगों का, तो इसलिए उनको बता दिया गया है। सिमिलरली, अगर हमारी कॉस्ट, मान लीजिए कॉस्ट होती है 1200 रुपये और रेवेन्यू होता है 1000 रुपये, तो यहाँ पर 200 रुपये का लॉस जनरेट होता। तो देखिए, एक नक्शल हम लिख लेते हैं। किसी कमोडिटी को बेचने से मिलने वाला पैसा रेवेन्यू, वो जो कमोडिटी हमने बेची है उसको बनाने में आने वाला खर्चा कॉस्ट। रेवेन्यू अगर ज़्यादा है, कॉस्ट कम है, तो वहाँ पर इनकम जनरेट होगी, और इनकम जो है अगर माल को बेचने के रेफरेंस में, गुड्स को बेचने के रेफरेंस में, तो उसे कहेंगे प्रॉफिट, और असेट को बेचने के रेफरेंस में तो उसे कहेंगे गेन। सिमिलरली, अगर यहाँ पर मान लीजिए कॉस्ट ज़्यादा हो और रेवेन्यू कम हो जाए, तो वहाँ पर जो डिफरेंस जो जनरेट होगा उसे हम कहेंगे लॉस। ठीक है, चाहे प्रॉफिट और लॉस, आप इनको एक बिजनेस में अकाउंट बनते हैं, इनकम स्टेटमेंट, उसमें ट्रांसफर कर देते हैं। जब अगले टर्म की तरफ बढ़ते हैं जो कि है परचेजेस। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज परचेजेस? आखिर ये परचेजेस होती क्या है? आपको ध्यान रखना, जिस कमोडिटी में आप लोग डील करते हैं उसको बिजनेस में लेके आना ताकि हम उसे बेच दें, उसे कहते हैं परचेजेस। मतलब बाइंग फॉर द पर्पज ऑफ सेलिंग। हम परचेज इसलिए करते हैं कि हमको बेच के प्रॉफिट कमाना है। तो परचेज का मतलब यहाँ पे परचेज ऑफ गुड्स से होता है। दूसरी बात, यहाँ पे इनकमिंग ऑफ गुड्स होता है रीसेलिंग पर्पज के लिए, हम लेके आते हैं ताकि हम उसे बेच दें। ध्यान रखिएगा, बेचने के पर्पज से लेके आते हैं हम उस चीज को, ठीक है। और एक्वायरिंग ऑफ रॉ मटेरियल ऑफ प्रोडक्शन, ये भी परचेजेज होता है। परचेजेज दो तरह का होगा, या तो नगद परचेज करके लाएंगे माल, या उधार परचेज होगा। सिमिलरली, अगर हम कहें सेल्स के बारे में, तो जो माल हम खरीद के लाए हैं, इसका मतलब हम उसकी ओनरशिप और पोजीशन को परचेज करके लाए हैं। अगर हम उसकी ओनरशिप का मतलब होता है वो चीज़ हमारे अधिकार में है, हमने उसके लिए पे किया है।
वी कैन सेल इट ऑफ, हम उसे बेच सकते हैं। जबकि पोजेशन होता है राइट टू यूज़, हम उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। अब कोई माल हम लोग लेके आए हैं, उसका पोजेशन, उसकी ओनरशिप दोनों हमारे पास है। हम किसी कंसिडरेशन के बदले किसी से कुछ रुपया लेकर या कोई चीज़ लेकर उस चीज़ को सामने वाली पार्टी को दे दें, हैंड ओवर कर दें, तो उसे हम कहते हैं सेल। सेल का मतलब सेल ऑफ गुड्स से ही होता है। सेल का मतलब यहाँ पर सेल ऑफ गुड्स से ही होता है। सेल दो तरह की होती है, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। माल या तो नगद बेचोगे या माल उधार बेचोगे। अब जो अगली बात है वो है रिटर्न। कभी कभी ऐसा होता है कि वो जो माल हमने परचेज किया है या हमने सेल किया है, एज्यूम करिए वो माल चंबल के अकॉर्डिंग ना हो, टूट फूट हो, लीकेज हो, ब्रेकेज हो, तो अब आप उसको लौटा देते हैं सामने वाली पार्टी को, भाई ये माल खराब है, हम नहीं रख पाएंगे यार, आप रख लीजिए, वापस ले जाइए। या जिसको हमने बेचा है वो हमें वापस लौटा देता है। तो ऐसे केस में जो जो एस्पेक्ट यूज होता है उसे बोलते हैं रिटर्न। रिटर्न दो तरह की होती है। अगर हमने किसी को बेचा है और वो वापस आया है तो उसे बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड। देखिए हमारे बिजनेस में इन हो रहा है, माल आ रहा है, इसलिए उसको इनवर्ड कहा जाता है। रिटर्न इनवर्ड मतलब वो माल जो हमने बेचा था और वापस आ गया। अब जो माल आया उसे हम अपने पास तो रखेंगे नहीं। अगर हमारे पास टर्म्स एंड कंडीशन है तो हम उस माल को जिससे हमने खरीदा था, मतलब सप्लायर थे, उसको हम ये माल लौटा देंगे। तो हमारे यहाँ से माल वो जा रहा है, इसलिए इसको रिटर्न आउटवर्ड या परचेज रिटर्न कहते हैं। तो परचेज रिटर्न जो है या सेल्स रिटर्न जो है, इसको रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि गुड्स का प्रॉपर सेटलमेंट किया जा सके। अब जो अगली बात आती है, देखिए साहब, परचेज सेल करने के लिए, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, माल खरीदने के लिए आपको अपने बिजनेस का एग्जिस्टेंस सेट करना पड़ेगा पहले। तो हम यहाँ बात करते हैं, सबसे पहले उस चीज़ को बोलते हैं, एग्जिस्टेंस को बोलते हैं एंटिटी। एंटिटी वो इकोनॉमिक यूनिट होती है जो कि विच परफॉर्म इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऐसी कोई भी यूनिट जो इकोनॉमिक एक्टिविटी करे। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब मैंने बताया था आपको, पैसा कमाने के लिए कोई एक्टिविटी करे, उसे हम क्या बोलते हैं, एंटिटी। अब दो तरह की होती है, प्रॉफिट मेकिंग और नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग। अब देखिए जैसे कोई क्लब है, सोसाइटी है, चैरिटेबल पर्पस के लिए काम करता है, कोई भी एसोसिएशन है, तो उसको हम बोलते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी क्लब, सोसाइटी, एनपीओ जो होते हैं वो सब इसी में आते हैं। जबकि ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन जो प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम करता है, देखिए आपके पापा अकेले हैं, वो बिजनेस कर रहे हैं, तो सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस, ये क्या है, इकोनॉमिक यूनिटी, उनकी एंटिटी एक प्रोप्राइटरशिप के तौर पे रहेगी, प्रोप्राइटरी कंसर्न के तौर पे रहेगी। अगर भाई देखो मान लीजिए पापा के कोई दोस्त है, उनके संग मिलके पापा बिजनेस कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप बिजनेस। ऐसे ही अगर हम चाहते हैं कि बहुत सारी कैपिटल हो, वर्कलोड थोड़ा कम हो, तो हम लोग नेगोशिएट कर लेते हैं बाकी लोगों के साथ, और हम लोग फिर क्या करते हैं, एक कंपनी बनाते हैं। कंपनी जो है उसका बेसिक टर्म जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है, कम और पैनी, मतलब गेट टुगेदर फॉर मील, रोजी रोटी के लिए या छोटी छोटी कमाई करने के लिए इकट्ठा होना। आपने कंपनी में नाम सुना होगा, रिलायंस कंपनी है, अडानी कंपनी, ठीक है। ये जो कंपनीज हैं ये बेसिकली प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में आती हैं। देखिए आज हमने जो पढ़ा है उसका बेसिक टारगेट था आपको अकाउंट्स के बेसिक टर्म्स, वो भी बहुत इजी टर्म्स से रूबरू कराना। लेकिन अब जब हम जो अगली क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज असेट्स, व्हाट इज लायबिलिटी, व्हाट इज एक्सपेंडिचर, व्हाट इज एक्सपेंस, ठीक है। इसके अलावा हमारी ड्राइंग्स के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, डेटर्स के बारे में, क्रेडिटर्स के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे बहुत सारे टर्म्स, करीब 15 से 16 टर्म्स आपको और पढ़ाने हैं अभी। तब जाकर आप अकाउंट्स के लिए बिल्कुल बेसिक तैयार कर पाएंगे, अकाउंट की ABCD तैयार कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की क्लास अच्छी लगी होगी। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ इस बात के लिए, और प्लीज़ अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इस क्लास को आप मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। टिल देन बाय बाय।